नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को दिवाली की, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आपके घर पर सुख और समृद्धि विराज करे और लक्ष्मी जी का आगमन हो आपके घर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लक्ष्मी जी अगर आएंगी तो अगर आपने उनकी ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं की, उन्हें सही से मैनेज नहीं किया, तो फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं, अगर ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं हुई आपके पैसों की, आपके फाइनेंशियल्स की, तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और उसका एक खामियाजा ये भी है कि फिर आपको उस पर ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी आए, लेकिन फिर पूर्ण रूप से आपके पास आए और टैक्स की भी बचत आपके लिए हो, इसी उम्मीद के साथ चलिए हम शो की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि दिवाली पर जो भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, या फिर आपने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट की भी योजनाएं बना के रखी होंगी इस दिवाली। तो अगर दिवाली पर फोकस करते हुए कोई इन्वेस्टमेंट या कोई प्लानिंग आपने की है, तो उस पर फिर टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है और उसको किस तरीके से आप बचा सकते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तरीका बेहद ही आसान है, लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ आज जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील गर्ग मौजूद हैं। सुनील जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आज इस खास दिन पर। और सबसे पहले आपको और आपकी टीम को भी धनतेरस की और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो क्योंकि आज आप इस खास पर जुड़े हैं, तो हम दिवाली के मौके पर तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। हालांकि गिफ्ट्स पर हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की हैं, और हम ये भी समझ चुके हैं कि शादी के समय जो भी आपको गिफ्ट्स मिले उस पर तो टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अब दिवाली पर भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया जाता है, उन पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या दिवाली पर जो गिफ्ट्स मिलते हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा? पहला सवाल तो यही होगा। नमस्कार पूजा जी, सभी देशवासियों को, हमारे दर्शकों को दीपावली के पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपकी टीम को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आपने बिल्कुल सही कहा, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर हो, उनकी कृपा, उनकी सुख समृद्धि हम पर सब पर बनी रहे। लेकिन जब लक्ष्मी जी आपको धनवान करती हैं, तो सरकार भी सोचती है कि कुछ हिस्सा हमको भी मिल जाए, हम भी धनवान हो जाएँ, और वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में आपसे पैसा ले लेती है। जहाँ तक सवाल है दिवाली पर गिफ्ट्स का, बहुत गिफ्ट चलते हैं क्योंकि त्योहारी सीज़न है, धनतेरस है, दिवाली है, फिर भाई दूज है, बहुत गिफ्ट्स का आदान-प्रदान होता है। और खाली गिफ्ट्स ही नहीं, पूजा इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर चलते हैं, दिवाली पे बम्पर सेल लगती हैं, आपको स्क्रैच कार्ड्स मिलते हैं, आपको टीवी शोज़ में या किसी क्विज़ प्रोग्राम में भी आप भाग लेते हैं, तो वहाँ पे इनाम भी मिल जाते हैं। तो क्या गिफ्ट और इनाम एक ही बात है? उस पे टैक्स कैसे लगता है? तो एक बात ज़रूर समझ लीजिए, जैसे आपने कहा कि सारे गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं अगर वो ब्लड रिलेशन के ना आए हों। जो ब्लड रिलेशन इनकम टैक्स एक्ट में दे रखे हैं, उनके अलावा आपको गिफ्ट मिलता है, वो टैक्सेबल होता है। हाँ, शादी के मौके पर, आपकी शादी के मौके पर, किसी और की नहीं, आपकी शादी के मौके पर आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो वो एग्ज़ेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, चाहे वो रिलेशन से आए और चाहे आपके पड़ोसी, दोस्त, मित्र कहीं से भी आए। और 1 साल में, पूरे साल में कोई भी इंसान, कोई भी एसएससी 50,000 रुपए तक का तो गिफ्ट लेगा, ब्लड रिलेशन के अलावा तो कोई टैक्स नहीं, और उसके अलावा कोई गिफ्ट आता है, तो उस पर टैक्स लगेगा। और एक बात और याद रखनी है, खाली अमाउंट नहीं, खाली कैश वाला गिफ्ट नहीं, आपको कोई चीज़ मिले, आपको सिक्के मिले सोने के, आपको गोल्ड ज्वेलरी मिल जाए, आपको कोई और भी आइटम मिल जाए, वो भी टैक्स के दायरे में आती है। ओके, तो 50,000 तक की रकम या फिर कैश में या काइंड में किसी भी तरीके से आपको कोई गिफ्ट मिलता है 50,000 तक, किसी से भी एक साल में। ध्यान रखिएगा, एक साल में 50,000 यही लिमिट है। अगर उसके ऊपर मिलता है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें ब्लड रिलेशन पर लागू नहीं होती है, वो आपको कभी भी और कितना भी गिफ्ट दे सकते हैं। अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि हम गिफ्ट्स आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ भी अपने कर्मचारियों को गिफ्ट देते हैं। और सुनील जी, हम यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन गुजरात में अक्सर इस तरह की खबरें सुनने में आती है, न्यूज़ में अक्सर चलता है कि किसी एम्प्लॉयर ने अपने कर्मचारियों को महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए,
कार दी हैं, किसी को कुछ महंगे-महंगे सोने के सिक्के बोनस के रूप में भी गिफ्ट्स देते हैं और अक्सर गुजरात, अहमदाबाद साइड में ये सारी चीज़ें ज़्यादा सुनने में आती है। तो उनके लिए भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो गिफ्ट्स मिलते हैं या फिर वो जो गिफ्ट्स दे रहे हैं, क्या वो टैक्स फ्री हैं? और अगर उस पे टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए? 100% टैक्सेबल है पूजा, ये लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपके एम्प्लॉयर से कोई भी चीज़ आपको मिलती है, चाहे मकान मिले, चाहे सोने के सिक्के मिले, चाहे बोनस मिले, चाहे कार मिले और चाहे शादी के मौके पे मिले, अगर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो सैलरी के हेड में वो टैक्सेबल हो जाती है और बाकायदा आपका एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है उसके ऊपर, आपका परक्विजिट माना जाता है वो। देखिए, हमने कहा था कि शादी के मौके पर गिफ्ट मिलते हैं, तो टैक्सेबल नहीं होते हैं। आपको कार दे दी मान लो किसी दोस्त ने शादी के मौके पर, तो टैक्सेबल नहीं हुई। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कार देगा, चाहे वो दिवाली पर दे और चाहे शादी के मौके पर, वो टैक्सेबल हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ओके, तो जो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं वो एक तरीके से आपके सैलरी का ही प्लाट पार्ट है, उसको परक्विजिट के तौर पर देखा जाता है और उस पर 100% टैक्स लगेगा। तो सुनील जी, इसी को सवाल को थोड़ा और समझना चाहेंगे कि फिर प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि गिफ्ट तो हमें मिल रहा है, तो क्या वो हमें आईटीआर फाइल करते समय कहीं पर शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि इतना गिफ्ट मिला है, और टैक्स बचाने के लिए क्या कुछ मेथड है, कुछ तरीका है उस पर? देखिए, आपको जब भी एम्प्लॉयर आपको कोई बोनस दे या कोई भी गिफ्ट दे इन काइंड देगा, तो आपको परक्विजिट्स की एक वैल्यूएशन करनी पड़ती है और इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर के पास में, फॉर्म 12 बी के रूप में। आप बताते हैं कि मुझे क्या-क्या परक्विजिट्स अपने मेरे एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है या कन्वेंस मिल रहा है या ये गिफ्ट मिला है और उसकी टैक्स की कैलकुलेशन एम्प्लॉयर ही कर लेता है। जैसे आपके सैलरी में से टीडीएस काटता है, वैसे ही गिफ्ट के अमाउंट पर भी आपको टैक्स काट लेगा। अब आप कहेंगे कि कार की वैल्यू कैसे निकालेगा? आपको तो कार दिया, सोने का सिक्का दिया। तो ध्यान रखिए उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी आज की डेट में जिस दिन उनको गिफ्ट दिया गया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर वो टैक्स काट कर जमा करवाएगा तभी आपको देगा। वो आप अपनी एसेट साइड में डिक्लेयर करेंगे कि मुझे गिफ्ट में आई है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो अगर बोनस वगैरह दिया है कैश के रूप में, तो फिर तो वो सैलरी के तौर पे दिखाई देगा, वहाँ पर टीडीएस भी कट जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी काइंड में महंगी गाड़ी या फिर कुछ और तरीके से सोने के सिक्के के रूप में गिफ्ट मिला है, तो फिर उसका फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके टैक्स लाइबिलिटी आप पर बनेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही बात हम आपको बार बार कह रहे हैं कि गिफ्ट्स चाहे मिले या फिर कोई दे रहा हो, टैक्स लाइबिलिटी भी बनती है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए और उसको बचाने की फिर आप कोशिश करिए, उस हिसाब से आप प्लानिंग करिए। सुनील जी, आजकल दिवाली पर हम देख रहे हैं बाजार में काफ़ी तरह के ऑफर चल रहे हैं, जैसे कि स्क्रैच कार्ड के थ्रू गिफ्ट मिलना, कार खरीदने पर गिफ्ट मिलता है, फ्लैट बुक करते हैं तो उस पर भी काफ़ी लोग सोने के सिक्के जैसी चीज़ें ऑफर दे रहे हैं, और फॉरेन ट्रैवल का भी यहाँ पर ऑफर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर भी समझना चाहेंगे कि अगर इस रूप में कुछ गिफ्ट मिलता है या कोई गिफ्ट आप जीतते हैं दिवाली पर, तो वहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स के नियम क्या कहते हैं? क्या कुछ टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, आपको पहली बात तो ये समझ लीजिए पूजा कि गिफ्ट में यानी उपहार में और इनाम में फ़र्क होता है। ये दोनों बड़ी टर्म्स अलग-अलग हैं। हम कई बार दोनों को कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। अगर आपको गिफ्ट मिलता है किसी भी दोस्त से, रिलेटिव से, तो वो गिफ्ट की डेफिनिशन में जाता है और धारा 56 में जाकर 56 2 10 में 50,000 की छूट आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपको कोई इनाम मिला आपने कोई क्विज़ प्रोग्राम में भाग लिया या आपको किसी गेमिंग ऐसे इनाम मिला, तो उसपे 50,000 की छूट भी नहीं मिलती है। ये बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात, जैसे आजकल दिवाली ऑफर चल रहे हैं, आप कार खरीदते हैं तो आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आप फ्लैट बुक करवाते हैं तो कोई आपको गिफ्ट दे देता है। तो सारे के सारे गिफ्ट वो पूरी तरह से टैक्सेबल हैं। मान लीजिए आपके कोई डिस्ट्रीब्यूटर है आप किसी और आजकल ये आपने देखा होगा जो विशेषकर जो इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं, वहाँ पर लोगों को विदेश में सैर करवाई जाती है या डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉन्फ्रेंसेस के नाम पे बुलाया जाता है। तो नियम में परिवर्तन आ गया है पूजा और एक धारा आ गई है 194 आर 194 आर और उस पर जो आपको ये दे रहा है, जो विदेश में आपको सैर करवा रहा है या आपको किसी तरह का इनाम दे रहा है, उस पर वो टीडीएस काट लेगा 20% की दर से। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात का विशेष रूप से विदेश की सैर तो आप कर रहे हैं, कोई आपको करवा रहा है, लेकिन वो आपकी आय का हिस्सा माना जाता है, आपको उस पे टैक्स देना पड़ता है। ओके, तो 194 आर के तहत टीडीएस कटेगा और आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ सकता है। तो भले ही कोई चीज़ आपको इनाम में मिली हो, अभी तक हमने गिफ्ट की बात की, लेकिन अगर आपने कोई प्राइज़ मनी भी जीती हो,
तो वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है, वो कैश में या काइंड में। तो इसका मतलब सर, अगर केबीसी में कोई अमाउंट हमने जीता है, भले ही दिवाली चल रही हो, टैक्स उस पर भी देना पड़ेगा। इसमें तो पूजा और एक नियम में परिवर्तन है। मैंने कहा ना कि आयकर जो अधिनियम है, जो इनकम टैक्स एक्ट है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, मैं जो पहले बात कह रहा था, अगर आप अपने बिज़नेस या प्रोफ़ेशन से मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी बड़ी कंपनी के और वो कंपनी एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज़ ए डीलर आपको कहीं लेके जाती है, विदेश में शेयर करवाती है या आप किसी कंपनी के एजेंट हैं, इंश्योरेंस कंपनी के और आपको विदेश में शेयर करवाती है, तो आपके बिज़नेस प्रोफ़ेशन से इनकम हुई, तो उस पर तो आपको टैक्स लगेगा नॉर्मल बिज़नेस इनकम के हिसाब से। लेकिन बड़े मजे की बात है, आपने मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति से इनाम जीत लिया या किसी और ऐप से इनाम जीत लिया, तो फिर उसके लिए स्पेशल रेट है टैक्स का 30%, उस पे 30% का टैक्स लगता है और 115 बी भी एक धारा है, उस पर ₹5000 से ऊपर जैसे ही आपको लॉटरी में, क्विज़ में कोई भी इनाम मिल जाता है, आपने लॉटरी जीत ली, तो आपको 30% की दर से स्पेशल रेट ऑफ टैक्स देना पड़ता है। इस बात का भी ध्यान रखना आपको। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि दिवाली के मौके पर भी लोग थोड़ा बहुत बेटिंग भी करते हैं। हम तो मार्केट्स में भी देखते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग भी चल रही होती है, तो वहाँ पर भी अगर आपको कुछ मुनाफा होता है और 5000 के ऊपर अगर आपको इनाम में राशि मिलती है, तो उस पर भी वहाँ आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिवाली पर जैसे अगर कोई महंगा सामान हम खरीद रहे हैं, कोई महंगी ज्वेलरी, कार या फिर फ्लैट खरीद रहे हैं, तो उस पर टैक्स खरीदने खरीदने पर भी लगेगा और बेचने पर भी लगेगा क्या? ऐसा कुछ नियम है? जबकि हमने सुना है कि अगर आप खरीद लेते हैं तो उस पर जीएसटी तो ऑलरेडी दे ही चुके हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट टैक्स भी उस पर लगेगा? पूजा ये बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को होता है। हम तीनों बातों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आप कार खरीदते हैं, तो कार खरीदने पे कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन एक टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जैसे ही आप 10 लाख से ज़्यादा की कार खरीदते हैं, तो आपका डीलर 1% टीसीएस कलेक्ट कर लेता है आपकी उस कार के प्राइस में। यानी आपको 20 लाख की कार आपने खरीदी, तो ₹20,000 उसको और फालतू देने पड़ते हैं। वो आपका टीसीएस काटता है, उसको जमा करवाता है। इसका मतलब है कि सरकार ट्रैक करती है कि कौन महँगी गाड़ियाँ खरीद रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आपने गोल्ड खरीदा, ज्वेलरी खरीद ली, तो आपने सुना होगा कि पीछे जब नोटबंदी हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने ज्वेलरी खरीदी थी, बाद में इनकम टैक्स विभाग ने उन सब के केसेस को स्क्रूटनाइज़ किया, उन पर टैक्स लगाया। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं महँगी और ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपके डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम से जानी चाहिए। उसे बाकायदा आप अपनी आयकर विवरणी में दिखाइए, इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाइए और उसकी बाकायदा पेमेंट आप चेक से कीजिए। लोग कैश में ज्वेलरी खरीद लेते हैं और बाद में जब ज्वेलर के यहाँ कोई रेड होती है या कोई आयकर अधिकारी पहुँचते हैं, तो जिन लोगों ने भी परचेज़ किया होता है, सबसे पूछा जाता है। इसी तरह से अगर आप फ्लैट बुक करवा रहे हैं, तो आपने देखा होगा रियल एस्टेट में बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, कुछ कैश पे लेते हैं, कुछ चेक पे लेते हैं, तो कृपया कैश ना दें। क्योंकि कैश देने वाला भी और कैश लेने वाला दोनों पर टैक्स लगने के पूरे-पूरे चांस होते हैं। यानी खरीदने पर डायरेक्ट टैक्स नहीं है, पर सरकार ने कान को पकड़कर, घुमाकर पकड़ लिया है, ताकि आपको ट्रैक किया जा सके कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बड़ी-बड़ी, उनके पास डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है। और एक बात का और ध्यान रखना पूजा कि अगर आप पकड़े गए, आप उसको सोर्स को नहीं बता पाए, तो टैक्स की दर 30% नहीं होती है आजकल, टैक्स की दर होती है 78%, 78% सरकार आपसे टैक्स ले लेती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक बेचने का सवाल है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप कार बेचते हैं, तो कार पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है क्योंकि उसको आपकी पर्सनल एसेट माना गया है। चाहे आपको कार गिफ्ट में मिली हो और आपने बेच दिया तब भी आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप ज्वेलरी अगर बेचते हैं तो ज्वेलरी पर आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो ज्वेलरी आपकी पुश्तैनी है, चाहे आपको फोरफादर से मिली है और चाहे आपने सेल्फ एक्वायर की है, आपको टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह से आपको पता होगा अगर आपने फ्लैट बेचा तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। वो बात अलग है कि अगर आप फ्लैट बेचते हैं तो आप दूसरा फ्लैट लेकर उस टैक्स को बचा सकते हैं। ओके, तो कैपिटल गेन टैक्स अगर हुआ है तो बचाने का भी तरीका हमने आपको बताया। और ध्यान रखिए, अगर 10 लाख के ऊपर का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कार खरीदने में, तो फिर वहाँ पर टीसीएस लग सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर आप कोई महंगी चीज़ें इस दौरान या फिर कभी भी खरीदने या बेचने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें ठीक से आकलन ये भी लगा लीजिए कि उस पर टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन रही है,
कितनी आपको देनी पड़ेगी खरीदने पर या बेचने पर, इन सब का आकलन लगा लें। उसके बाद आप कोई ट्रांजैक्शन लीजिए अगर कोई यहाँ पर महंगा सामान आप खरीदना चाह रहे हैं तो, क्योंकि टैक्स तो यहाँ पर लगेगा, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन वहाँ पर आपको देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। और सुनील जी, हम देखते हैं कि महिलाएं यहाँ पर ज्वेलरी भी खरीदती हैं त्योहार के दौरान में, तो ऐसे में टैक्स की लायबिलिटी किस तरीके से बनती है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि 500 ग्राम ज्वेलरी महिलाएं रख सकती हैं और उस पर टैक्स विभाग कोई सवाल नहीं करेगा। क्या ये सही है? और इसके अलावा और क्या नियम हैं गोल्ड रखने के? अगर किसी को पर्सनली अपने घर में सोना रखना हो तो उस पर नियम क्या कहते हैं? देखिए पूजा, हमारे देश में लोगों को सोने से बहुत प्यार है और हम बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं सोने के। पहले कभी गोल्ड कंट्रोल एक्ट हुआ करता था, सरकार ने इसको खत्म कर दिया। यानी आप कितना भी गोल्ड अपने घर में रख सकते हैं, कितनी भी ज्वेलरी रख सकते हैं, बशर्ते आपके पास उसका सोर्स पता होना चाहिए कि मैंने ये ज्वेलरी कहाँ से खरीदी थी। जहाँ तक सवाल है 500 ग्राम का, 250 ग्राम का, 100 ग्राम का, इसको लेके भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं 500 ग्राम ही रखता हूँ? नहीं जी, आप 2 किलो रखिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन आपको उसका सोर्स बताना पड़ेगा। ये 500 ग्राम कहाँ से आया? तो सीबीडीटी का एक सर्कुलर है, बहुत पुराना सर्कुलर है 1994 का। तब ये कहा था कि सर्च के दौरान किसी का इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, तो विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अनमैरिड यानी डॉटर्स के पास में 250 ग्राम और पुरुष के पास में 100 ग्राम अगर ज्वेलरी है, तो हम उसको जब्त नहीं करेंगे, उसके बारे में सवाल नहीं पूछे जाएँगे। इसके ज़्यादा अगर ज्वेलरी होगी तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास कहाँ से आए, तो इसलिए कृपया महिलाएँ विशेषकर अगर आप ज्वेलरी खरीद रही हैं, तो आप उसका बिल अपने पास ज़रूर सँभाल के रखिए। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम कभी बिल नहीं रखते हैं ज्वेलरी का। अगर आप लॉकर में ज्वेलरी रख रहे हैं पूजा, तो उसका बिल भी वहीं पर रख दीजिए कि कल कोई पूछे तो आप बता सको कि मैंने कब खरीदी थी और कहाँ से इसकी पेमेंट की थी। बिल्कुल। तो बिल भी रखिए अपने पास, जो भी आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी खरीदने में उसका बिल ज़रूर रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। सुनील जी, इसको थोड़ा और हम आगे समझना चाहेंगे, क्या ये बात पूरी फैमिली पर लागू होती है? सपोज़ एक उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटियाँ हैं, अविवाहित डॉटर्स हैं उनकी। तो कुल मिला के क्या वो अपने घर में, क्योंकि महिला के पास, जो विवाहित महिला है उसको 500 ग्राम अलाउ है, अविवाहित महिला को 250 ग्राम अलाउ है और जो पुरुष है उनको 500 ग्राम अलाउड है, तो क्या कुल मिलाकर वो लगभग लगभग 150 ग्राम, माफ कीजिएगा, 1500 ग्राम का गोल्ड अपने घर पे रख सकते हैं, ये आप कह रहे हो? नहीं, नहीं, महिला के लिए 500 ग्राम, अविवाहित यानी डॉटर्स के लिए 250 ग्राम, 350 ग्राम और पुरुष मान लो एक बेटा है और एक हस्बैंड है, तो 100-100 ग्राम उनका हो गया, तो 950 ग्राम यानी ऑलमोस्ट 1 केजी की ज्वेलरी के बराबर। अच्छा, बहुत सारे लोग एक बात और पूछते हैं कि जी आपने सोने की बात तो बता दी, लेकिन अगर डायमंड है, अगर आप में मान लो चांदी की ज्वेलरी है, तो क्या होगा? और कोई प्रीशियस स्टोन की है, ये वैल्यू बताई है सरकार ने कि इतनी वैल्यू तक, यानी अगर 950 ग्राम का मतलब हो गया, आज की भाव लगाए तो 60 लाख रुपए की ज्वेलरी तक हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। उसके ऊपर अगर है, तो आपसे पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इल्लीगल है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अब कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी रखिए। सिर्फ उसका सोर्स आप बना लीजिए कि मेरे को ये कहाँ से मिला। बहुत सारे लोगों के घर में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग है, बुजुर्ग से आपको गोल्ड आया तो आप बता दीजिए, फैमिली सेटलमेंट डीड बना लीजिए कि ये मेरे सास से, मेरी दादी से या मेरे और फ़ोरफ़ादर से मुझे ज्वेलरी मिली है। उसकी एक विटनेस करवा के रख लीजिए ताकि अगर आपका ज़्यादा गोल्ड है तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। राइट, मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि क्योंकि एक परिवार है, जॉइंट फैमिली है, वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, तो सब पर्सनली इतना गोल्ड रख सकते हैं, बट ये है कि आप उसका सोर्स बना के रखें, एक डी टाइप का बना के रखें कि किसके पास कितना गोल्ड है, एक्सप्लेन करें अगर टैक्स विभाग आपसे सवाल पूछ भी रहा है तो। एक क्लैरिटी हम यहाँ से पर आपसे चाहेंगे, पुरुष के लिए आपने कितना बताया, कितना रख सकते हैं? 100 ग्राम, 100 ग्राम। 100 ग्राम, राइट राइट, ठीक है। तो पुरुष 100 ग्राम रख सकते हैं, विवाहित महिला जो है वो 500 ग्राम रख सकती है अपने पास, और अविवाहित हैं तो 250 ग्राम आप रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका बड़ा परिवार है और सबके पास कुछ ना कुछ गोल्ड हैं, तो उसका आप प्रॉपर डीड बना दीजिए। जब भी आप गोल्ड खरीदने जाए, ज्वेलरी के फॉर्म में या सिक्का आप ले रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर रिसीट अपने पास ज़रूर रखें, ताकि अगर टैक्स विभाग कल को पूछे भी तो आपके पास जवाब हो देने के लिए। क्या ये जो गोल्ड हम खरीदते बेचते हैं, इसको आईटीआर में भी कहीं दिखा सकते हैं या दिखाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा पूजा, और लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं कि अपनी आयकर रिटर्न में उसको नहीं दिखाते और वो पूछते हैं
कि इसमें तो कॉलम ही कहीं नहीं है, हम कहाँ से दिखाएँ? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी आय है, चाहे सैलरी से इनकम हो, चाहे ब्याज से इनकम हो, तो मैंडेटरी आपको एक बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भेजनी पड़ती है। और मैंने देखा है पूजा, उसको लोग बड़ी कैजुअल तरीके से भरते हैं। वो कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं उसमें। उनको लगता है कि जैसे मैंने बताया तो उनको पता चल जाएगा, पता नहीं क्या मुसीबत आ जाएगी। वो आपका रिकॉर्ड है, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर भेज रहे हैं मैंडेटरी, तो आप उसमें एग्ज़ैक्ट अमाउंट भेजिए कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ है, फ्लैट है, ज्वेलरी है, शेयर्स है, सब कुछ। अगर आपको मैंडेटरी नहीं है, यानी आपकी इनकम 50 लाख से कम है और हमारे देश में ज़्यादातर लोगों की इनकम 50 लाख से कम है, तो हम उनको एक सलाह देते हैं कि हर साल अपनी एक बैलेंस शीट बनाइए, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाइए कि भाई इतनी मेरी इनकम आई, इसमें मैंने इतना घर का खर्चा कर दिया, बाकी मैंने ज्वेलरी खरीदी या कार खरीदी या मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया, तो वो बैलेंस शीट आप हर साल बना के अपने पास रख लीजिए, वो आपके बड़े काम आती है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये है तरीका अगर आप सोने में निवेश कर रहे हैं या गोल्ड में खरीदारी कर रहे हैं इस धनतेरस, तो ये तरीका आपके लिए। अब चलिए दर्शकों के सवाल को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास कानपुर से सवाल आया है मालिनी सिंह जी का। इनका सवाल है कि क्या पुश्तैनी गोल्ड पर भी टैक्स लगता है? उनको अपनी दादी सास से पुरानी ज्वेलरी मिली है और उनके पास 500 ग्राम से ज़्यादा की ज्वेलरी हो चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सुनील जी क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? देखिए, हमारे दर्शक लगातार हमको देख रहे हैं, इसका मतलब बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैंने उसको फिर बताता हूँ मैं आपको। अगर आपकी दादी-सास से आपको मिला गोल्ड, तो वो 500 ग्राम से अलग 500 ग्राम माना जाएगा। आपको लेकिन ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आपके फ़ोरफ़ादर से, आपकी सासू माँ से या दादी सासू माँ से आपको गिफ्ट मिला था, गोल्ड मिला था उनकी डेथ के बाद में। एक फैमिली सेटलमेंट डीड आप बना के रख लीजिए अपने पास में, विटनेस करवा लीजिए उसको कि ये आइटम हमारे पास से उनकी संदूक से निकले या उनकी अलमारी से निकले, तो 500 के अलावा की लिमिट में आएगा। जहाँ तक टैक्स का सवाल है, जब भी आपको फ़ोरफ़ादर से, आपको विल से, आपको गिफ्ट से कोई भी चीज़ मिलती है ब्लड रिलेशन में, उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एक याद ज़रूर रखना, जब उसको बेचेंगे आप, उस ज्वेलरी को, चाहे वो पुश्तैनी ज्वेलरी है, 100 साल पुरानी ज्वेलरी भी है, उस पर आपको इनकम टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। हाँ, सरकार ने आपको एक सहूलियत दी है, 50 साल पुरानी ज्वेलरी है मान लीजिए आपके पास में, 100 साल पुरानी ज्वेलरी है आपके पास में, तो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी, वो आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी। उसके ऊपर आप इंडेक्सेशन ले लीजिए 23 साल का और जो बाकी जो अमाउंट बचे, उस पर आप टैक्स दे दीजिए। हुँ। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह आपके लिए। अब मुंबई से हमें सवाल आया है गीता दुग्गल जी का। इनके पास सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। अब इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। इनका सवाल है कि अगर वहाँ से ये पैसा निकाल लेती हैं या उसे बेचती हैं, तो क्या उन्हें टैक्स देना पड़ेगा या फिर लोन के ज़रिए वो उसके सामने कुछ पैसा जुटा सकती हैं? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पूजा आपको पता होगा हम हर बार कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है भारत सरकार की, जहाँ आपको सरकार गोल्ड के बदले गोल्ड देती है और 2.5% का ब्याज देती है। लेकिन उसमें एक पेच है बात में कि और गीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर आप 8 साल के बाद रिडेम्पशन करवाते हैं उस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपको बीच में उसको बेचना पड़ जाए या स्टॉक एक्सचेंज में आप बेच देते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो सरकार ने एक सहूलियत आपको दी है, आप बेचिए ना, आप टैक्स ना दीजिए, आप उसको गिरवी रखकर, उसको मॉर्टगेज करके आप लोन ले सकते हैं, अपना काम चला लीजिए और जब इनकम आए चुका दीजिए, 8 साल बाद रिडेम्पशन करवा लीजिए। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह आपके लिए। एक और सवाल आया है अहमदाबाद से नीरज कालरा जी का। इनका सवाल है कि इन्होंने एक गेम शो में सोने का सिक्का इनको मिला था और उस पर टीडीएस पहले ही काट लिया गया। अब उस सिक्के के बदले वो अपनी पत्नी के लिए एक सोने की चेन लेना चाह रहे हैं। तो क्या वहाँ पर इन्हें दोबारा टच से टैक्स देना पड़ेगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी लोगों के मन में आता होगा। क्या सलाह देंगे आप इन्हें सुनील जी? अक्सर दिवाली पर लोग ऐसा करते हैं पूजा, वो एक्सचेंज करते हैं, पुराने गोल्ड की जगह या पुरानी ज्वेलरी की जगह नई ज्वेलरी ले लेते हैं। तो पूजा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पूरा टैक्सेबल है, इसको एक्सचेंज कहते हैं आयकर नियम में। हाँ, अगर आप अपनी ज्वेलरी को पिघलाकर नई ज्वेलरी बनवा रहे हैं, यानी पुरानी ज्वेलरी के बदले में उसी को पिघला के नई ज्वेलरी बनवा रहे हैं, तो फिर टैक्स नहीं लगता। लेकिन आपने सोने का सिक्का दिया और सोने की चेन ले ली, तो डिफरेंस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये बात है कि जब आपको सोने का सिक्का मिला होगा, वो जो आपको कॉस्ट थी, वो आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी, उस पे इंडेक्सेशन आप ले लीजिए और जो सोने की आप ले रहे हैं, उसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा डिफरेंस के ऊपर। हुँ।
जी, बिल्कुल और इसको दिखाना भी पड़ेगा आपको, इस बात का आप ध्यान रखें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि शायद हमें नहीं पता है कि एसबीजी के सामने आप एसजीबी के सामने आप लोन भी ले सकते हैं और लॉक इन है उसको आप निकाल नहीं सकते, लेकिन उसके सामने अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोन भी ले सकते हैं। इस तरह की महत्वपूर्ण बातें हमें इस शो के दौरान पता चली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जब आप गिफ्ट्स ले रहे हैं, दे रहे हैं, इस दिवाली में कोई ऑफर के ज़रिए आप इनाम जीत रहे हैं, तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अपनी टैक्स की प्लानिंग भी बढ़िया तरीके से कीजिए ताकि जी लक्ष्मी जी का निवास आपके घर पे हमेशा के लिए बना रहे। इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर से आपको और आपकी टीम को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।